हेलो एवरीवन, आज के इस स्पेशल एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही फंडामेंटल और ऑनेस्टली काफी माइंड ब्लोइंग टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सिंपल, लॉजिकल और एकदम आसान तरीके से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज एटम के अंदर की पूरी दुनिया का राज आपके सामने खुलने वाला है। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर एक चीज़, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, आपकी फेवरेट बुक हो या फिर हम खुद, आखिर किस चीज़ से बने हैं? देखिए, 1808 में जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने सोचा था कि सबसे छोटा, ना टूटने वाला यानी इनडिविजिबल पार्टिकल एटम होता है। उनका मानना था कि एटम को और छोटे हिस्सों में तोड़ना इम्पॉसिबल है। पर सोचिए, क्या सच में ऐसा है? इस मिस्ट्री को हम आज इन 5 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। पहले हम एटम से मिलेंगे, फिर उसके एवोल्यूशन के मॉडल्स देखेंगे, उसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास, फिर वैलेंसियन आइसोटोप्स और एंड में देखेंगे द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्स के लिए मैं इस पूरे टॉपिक को आपके लिए सुपर इजी और स्कोरिंग बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, मीट द एटम। जैसा मैंने बताया, डाल्टन की थ्योरी के बाद जब साइंस थोड़ी और एडवांस्ड हुई, तब और डिस्कवरीज होने लगी और तब जाके पता चला कि डाल्टन एक्चुअली थोड़े से गलत थे। एटम सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। असल में एक छोटे से एटम के अंदर भी 3 और फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आइए देखते हैं वो क्या हैं। इन 3 मेन कैरेक्टर्स को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉमसन ने अपने फेमस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा है प्रोटॉन, जिसकी खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और आखिरी तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसे जे चैडविक ने ढूंढा था। न्यूट्रॉन की खास बात यह है कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर, इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। देखिए, हमें ये पार्टिकल्स तो मिल गए, पर सवाल ये उठा कि कितने टाइनी से एटम के अंदर ये पार्टिकल्स अरेंज कैसे होते हैं। ये किसी मिस्ट्री नॉवल या डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं था। अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। इस टाइमलाइन को देखिए, 1808 में डाल्टन का सॉलिड इनडिविजिबल एटम था। फिर 1897 में आए थॉमसन, जिन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वाटरमेलन के सीड्स की तरह धसे हुए हैं। पर सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आया 1911 में रुथरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के साथ। रुथरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का यूज करके ये प्रूव कर दिया कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास सेंटर में एक बहुत ही छोटी डेंस जगह पर जमा होता है। उन्होंने इस सेंटर को नाम दिया न्यूक्लियस, और इसी के साथ थॉमसन का मॉडल हमेशा के लिए रिजेक्ट हो गया। लेकिन जानते हैं, रदरफोर्ड की इस रेवोल्यूशनरी मॉडल में भी एक मेजर ड्रॉबैक था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में गोल गोल घूमते हैं। अब इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बिना किसी रूल के घूमते रहेंगे, तो फिजिक्स के बेसिक रूल्स के हिसाब से पॉजिटिव न्यूक्लियस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना स्ट्रांग होगा कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करते रहेंगे और सीधा उस डेंस न्यूक्लियस में जाकर क्रैश कर जाएंगे। और अगर सच में ऐसा होता, तो एटम कभी स्टेबल ही नहीं रह पाता। हम और आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो नील्स बोर की। 1913 में उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल की इस प्रॉब्लम को ब्रिलियंटली सॉल्व किया। बोर ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी रैंडम रास्ते पर नहीं घूमते। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए स्पेसिफिक कॉरिडोर्स या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स दिए, जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। इन शेल्स का नाम उन्होंने रखा K, L, M और N। उनका रूल सिंपल था, जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपनी स्पेसिफिक शेल में घूम रहा है, वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, और इस तरह हमारा एटम परफेक्टली स्टेबल रहेगा। चलिए अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर एंड मास। अब हमें ये तो समझ आ गया कि एटम कैसा दिखता है, पर अब देखते हैं कि हम इन एटम्स को पहचाने कैसे हैं। जैसे क्लास में हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर एटम की भी एक पहचान होती है, जो उसके न्यूक्लियस के अंदर एकदम सेफ छुपी होती है। एटम के इस रोल नंबर को हम कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, जिसे कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। ये सिंपली उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के टोटल काउंट होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, जो कि ऑक्सीजन का होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मास नंबर, जिसे हम कैपिटल A से दिखाते हैं। अब आप ही सोचिए, एटम के अंदर मास सबसे ज्यादा किसका होता है?
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होता है। अब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में। इन दोनों के सम को ही हम मास नंबर कहते हैं, और इन दोनों को एक साथ प्यार से न्यूक्लियॉन्स भी बुलाया जाता है। अब चलते हैं फोर्थ स्टेप पर, वैलेंसी, आयंस एंड आइसोटोप्स। देखिए, एटम्स अकेले चुपचाप तो बैठे नहीं रहते, वो भी हमारी तरह आपस में दोस्ती करते हैं और कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग के इस खेल के कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो आइए इन रूल्स को मिलकर डिकोड करते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि बोर की उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कैसे फिल होते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2n²। इससे अच्छे से रट लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आता है। स्टेप 1, के शेल यानी फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्टेप 2, एल शेल यानी सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और स्टेप 3, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप शेल फिलिंग ही डिसाइड करती है कि एक एलिमेंट केमिकली कैसे रिएक्ट करेगा। किसी भी एटम की जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसे आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल कहते हैं, और वहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है वैलेंसी का। हर एटम अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहता है, बिल्कुल उन नोबल गैसेस की तरह जिनके आउटर मोस्ट शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस स्टेबल ऑक्टेट को अचीव करने के लिए एटम या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है या किसी और से ले लेता है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज की इसी कैपेसिटी को हम उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। और हाँ, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करते हैं तो उन पर एक चार्ज आ जाता है, और तब हम उन्हें एटम्स नहीं, आयॉन्स कहते हैं। अब जरा इन दोनों टर्म्स के बीच का कंपैरिजन ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला है आइसोटोप्स। ये वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मतलब प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, पर इनका मास नंबर अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 वेल नोन रूप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। वहीं दूसरी तरफ आते हैं आइसोबार्स। इनमें कहानी थोड़ी उल्टी होती है। इनका मास नंबर सेम होता है, पर एटॉमिक नंबर कंप्लीटली अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम और आर्गन। इस क्लियर डिस्टिंक्शन को एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्साइटिंग चैप्टर पर, द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। आइए अब सीधे उस माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अंदर झांक कर देखते हैं, जहां ऑर्डिनरी केमिस्ट्री नहीं बल्कि एक मासिव अनइमेजिनेबल न्यूक्लियर एनर्जी छुपी हुई है। न्यूक्लियस के अंदर की ये भयानक पावर मेनली 2 तरीकों से निकलती है। पहला तरीका है न्यूक्लियर फिजन। इस प्रोसेस में एक हैवी न्यूक्लियस पर जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बारिश की जाती है तो वो 2 हल्के न्यूक्लियाई में टूट जाता है। और दूसरा तरीका है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। 2 लाइट यानी हल्के न्यूक्लियाई बहुत हाई टेम्परेचर पर आपस में मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि इन दोनों ही प्रोसेसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा कि नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस इसके आगे कुछ भी नहीं है। और इसी मैसिव फिशन एनर्जी को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए बहुत ही केयरफुली और स्मार्टली यूज करते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स देख लीजिए। हम यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 को एज अ मेन फ्यूअल यूज करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स बहुत तेजी से भागते हैं तो उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हैवी वाटर या ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जिसे मॉडरेटर कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो पागलों की तरह हीट प्रोड्यूस होती है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रुकिए, इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज सिर्फ एनर्जी या पावर बनाने के लिए ही नहीं होता। सच बताऊं तो लोगों की जान बचाने में भी इनका एक बहुत बड़ा रोल है। मेडिकल फील्ड में कंट्रोल्ड रेडिएशन का यूज करके हम डेंजरस कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोबाल्ट 60 का यूज स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स में उन मिलिग्नेंट सेल्स को टारगेट करने के लिए होता है। और वैसे ही आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड ग्लैंड से जुड़ी बीमारियों को स्टडी और ट्रीट करने में किया जाता है ना अमेजिंग? तो देखा आपने, वो एटम जिससे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते वो कितना पावरफुल है, और हमारी ऑर्डिनरी सी लगने वाली रोजमर्रा की जिंदगी में उसका कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल है। पर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही माइंड बेंडिंग और डीप थॉट के साथ छोड़ता हूं। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया था कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली यानी लिटरली एम्प्टी स्पेस होता है। अगर हमारे आसपास की हर एक चीज इन्हीं एटम से बनी है और एटम्स मोस्टली अंदर से खाली हैं, तो फिर हमारा फोन, हमारी डेस्क या हम खुद एक दूसरे को इतने सॉलिड और रियल क्यों फील होते हैं? इस बारे में फुर्सत से सोचेगा जरूर। कैसा लगा आज का ये एक्सप्लेनर? आई होप आपको मजा आया होगा। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड स्टे क्यूरियस।